वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन मतलब है चेंज इन द डायरेक्शन। चेंज इन द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसकी चेंज हो रही है? वो हो रही है लाइट की। अब कब चेंज हो रही है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो किसी सर्टेन एंगल के साथ क्या कर रही है? पास करने की कोशिश कर रही है। तो इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मीडियम, तो मीडियम को भी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में कि मीडियम है क्या बेसिकली। ठीक, तो अभी हमें ये याद रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब एक लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कैसे? कि हमने क्या करा कि सबसे पहले एक ली हम लोगों ने, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम लोग देखो कैसे समझ पाएंगे कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सारे में ये वाटर है। ठीक है। अब वाटर के ऊपर क्या है? वाटर जब सराउंडिंग इसके आसपास की देखी जाएगी तो इसके ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर क्या है? ये एयर के टच में है। ठीक। तो यहाँ पर एक ऐसी लेयर होती है या एक ऐसी सरफेस रहेगी जो कि एयर और वाटर बॉडी को क्या कर रही है? अलग अलग कर रही है। तो इसी को हमने क्या बोला है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही हमारा क्या होगा? रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा। रिफ्रैक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन प्रोसेस का मतलब हो गया कि चेंज इन द डायरेक्शन। लाइट की डायरेक्शन में इसी पॉइंट, इसी सरफेस से क्या होगा? चेंज होगा। तो ये होगी हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इसके ऊपर क्या होती है? एक इसके ऊपर फॉल कर गई, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये फॉल करी है तो सरफेस के ऊपर उसी पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों के पास क्या? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने लिखा यहाँ पे ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है? इंसिडेंट एंगल। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन होना है तो पहले देख लेते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, तो इसको इस रास्ते के थ्रू जाना है, तो इसका ये क्या रहेगा? ओरिजिनल पाथ रहेगा। ठीक। अब क्या होगा कि जब लाइट इस मीडियम से, ये जो मीडियम है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर है, वाटर है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो जब लाइट इस मीडियम से इस वाले मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मीडियम नंबर सेकंड, तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो वो नॉर्मल से क्या करेगी? दूर चली जाएगी। ठीक है। या वो क्या करेगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल उसको क्या हो जाना है? शिफ्ट हो जाना है। ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस में ये जो है, इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। और इसको भी हमने क्या बोला है? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बना है उसको हमने डिनोट किया है आर से। तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? ये रहेगा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है। अगर हम इस रे को कंसिडर कर रहे हैं और इस रे को कंसिडर करेंगे तब भी क्या रहेगा? एंगल हम लोग आर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो इस डायरेक्शन में रे शिफ्ट हो जाएगी या इस डायरेक्शन में रे शिफ्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या होता है कि कंप्लीटली जो लाइट, ये जो इंसिडेंट रे है, ये कंप्लीटली वाटर के अंदर नहीं जाती है। नहीं जाती है तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत इसमें से ये रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है। तो जिस एंगल से ये फॉल करेगी उसी एंगल से इसको क्या करना है? थोड़ा बहुत इसको रिफ्लेक्ट हो जाना है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड देखा था जिसका नाम क्या है? मीडियम। तो हम पहले देख लेते हैं कि मीडियम क्या है।
तो मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके थ्रू क्या करती है? लाइट ट्रेवल करती है। अब दो तरह के मीडियम रहेंगे, फर्स्ट इज ऑप्टिकल रेयर एंड सेकंड इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब इनको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? इनको हमने इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि स्पीड ऑफ लाइट, कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगी दैट मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकल रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? कम रहेगी, उस मीडियम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोगों ने बोला है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक, तो हम लोगों को याद रखना है कि जब हमारे पास रेयर मीडियम रहेगा, जब हम लोगों के पास रेयर मीडियम रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? ज़्यादा। ठीक है, अगर हमारे पास डेंसर मीडियम है तो उस केस में क्या रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? कम रहेगी। अभी ये पॉइंट इनके रिगार्डिंग ये याद रखना है। अभी आगे आने वाले टाइम में एक और पॉइंट पता पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मीडियम्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से, अब रेयर मीडियम क्या है? फिर से याद रखना है, रेयर मीडियम वो मीडियम है जहां पर कि स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जब वो लाइट रेयर मीडियम से किस में जाएगा? डेंसर मीडियम में, तो लाइट क्या करेगी? लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब किस तरह से बेंड करेगी? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा? अगेन हम लोगों ने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या है कि हम लोगों ने एक इंसिडेंट लाइट को क्या कराया? फॉल कराया। ठीक, ये फॉल कर गई, तो ये हो गई हम लोगों के पास क्या? इंसिडेंट रे। ठीक, अब ये हो गया इसका क्या? ओरिजिनल रास्ता, तो यहां से ये हो गया इसका ओरिजिनल पाथ। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये फॉल करी है उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को ये मिल गया है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। ठीक, अब हम लोगों को पता है कि रूल क्या कहता है? रूल ये कह रहा है कि अब जो लाइट रहेगी वो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है। अब ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये हो गई रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ से ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमें सिर्फ एक जनरल चीज़ याद रखनी है कि अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स अब एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे। लाइट कहाँ से मूव कर रही है? लाइट मूव कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो जो रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ के, वो क्या रहेंगे? दूर दूर, और यहाँ जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? पास पास रहेंगे। तो इस पॉइंट से क्या होना है? इसी पॉइंट से रिफ्रैक्शन होना है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या थे? कम, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये हैं ज़्यादा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि जो ये लाइट रे इस तरह से जानी थी, तो ये इसको इस तरह से ना जाके यहाँ पे क्या कर देते हैं? इस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये जो लाइट है ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? ये शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि जब लाइट हमारी कहाँ से मूव करेगी? डेंसर मीडियम से वो मूव कर रही है कहाँ? टूवर्ड्स द रेयर मीडियम। तो उसमें भी क्या हुआ कि अगेन हम लोगों ने क्या करा? फिर से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है। तो ये हम लोगों ने ली एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर हम लोगों ने एक इंसिडेंट लाइट फॉल कराई। ये हो गई हम लोगों के पास इंसिडेंट रे। ठीक, ये इसका ओरिजिनल रास्ता हो गया। जिस पॉइंट पे ये फॉल करी है वहाँ पर हमने क्या कर दिया? ये नॉर्मल ड्रॉ करा। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। अब लाइट को कहाँ जाना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो इस पॉइंट पर ये मीडियम कौन सा है हम लोगों के पास? ये है डेंसर मीडियम, और ये मीडियम कौन सा है? ये है रेयर मीडियम। तो यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा। तो जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइट पे क्या है? ज़्यादा है।
यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, कम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगी, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी और ये हमारी मूव हो जाएगी कहाँ से, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये हमारे दो रूल हैं जो कि हम लोगों को याद रखने हैं। पहला रूल क्या है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल उसको शिफ्ट हो जाना है, टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अब लॉज देखते हैं। तो लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक, और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है, ये सभी क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ हमारे बिल्कुल सेकंड लॉ की तरह है। सेकंड लॉ किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लेकिन जो ये सेकंड लॉ है ये कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, उसको अब हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में भी। अब देखो कि पहले हम सेकंड लॉ को ही यहीं पे डिफाइन भी करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा यहीं पे ही डिफाइन होने वाला है। हुआ क्या कि हम लोगों के पास ये है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा, ये लिख दिया यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके ऊपर हम लोगों ने ये एक इंसिडेंट लाइट फॉल कराई। ठीक, अब ये सपोज करो हमने मीडियम माना, ये मीडियम माना रेयर, और ये मीडियम हम लोगों ने माना है क्या, डेंसर। ठीक है, अब रेयर मीडियम के अंदर हम लोगों को पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो क्या है, वो है ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या तो हमने उसको डिनोट करा है n से, या उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, n1 और यहाँ पे लिखा म्यू1। यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना हमने n2 और यहाँ पे इसको माना हम लोगों ने म्यू2। ठीक है, अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को ये बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि हाउ लाइट प्रोपोगेट्स, कि लाइट किस तरह आगे की डायरेक्शन में मूव करती है। प्रोपोगेट मतलब आगे की तरफ चलना। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है, हाउ से जो वर्ड है, ये बात करता है किसकी टर्म्स में, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में। ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा है, वो है रेयर मीडियम में ज़्यादा, और स्पीड ऑफ लाइट किस में कम है, वो है डेंसर मीडियम में ज़्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा यही बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट की जो लाइट है वो कैसे मूव करेगी किसी भी मीडियम के थ्रू। ठीक है, तो ये हमें बेसिक चीज़ें ये याद रखनी है। अब देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और फर्दर आगे एक्सप्लेन करें तो हमने माना कि सपोज करो हमारे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2, और हमने एक और दूसरा मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम क्या है, डेंसर है। कैसे बताएंगे कि देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, कम, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो मीडियम हमारा कौन सा हो गया, वो मीडियम हो गया हमारा रेयर। और जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है वो मीडियम हमारा कौन सा जाएगा, डेंसर में जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि मीडियम किस तरह का है। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब हम मीडियम माना है कि रेयर से डेंसर, तो लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये है। ठीक, अब हमें पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी, लाइट जब रेयर से डेंसर जाएगी तो वो क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल उसको शिफ्ट हो जाना है इस तरह से। तो ये तो बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 या म्यू2 हम लोगों ने लिखा। अब देखते हैं कि जो स्नेल्स लॉ है। ठीक, अब स्नेल्स लॉ के लिए अब हमें करना क्या है कि जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसको समझना है। तो हमें ये करना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 4 मीडियम फर्स्ट। तो हम लोगों ने लिखा 4 मीडियम फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं कि स्नेल्स लॉ में पहली जो डेफिनेशन आती है वो ये कहती है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका जो इंसिडेंट एंगल है उसके साथ मल्टीप्लाई करो साइन, यानी कि साइन की टर्म में हमें उसे लेना है।
तो म्यू वन इंटू साइन आई हमेशा क्या रहता है, ये रहता है कांस्टेंट। ठीक है, सेम अब हम बात करेंगे किसके लिए, मीडियम टू के लिए। तो ये कहता है कि म्यू टू इंटू साइन आर ये हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा कांस्टेंट। ठीक, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, ये साइन क्या है, ये जो साइन है ये एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं मैथ्स वाले में। तो ये कहता है कि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हम इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं जिस रेशियो में, तो उस रेशियो में इसको क्या होना है, डिक्रीज होना है, तभी ये चीज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे इसको अगर हम समझें तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 कितना आता है, 20। तो ये हमेशा 20 ही आना चाहिए। अब 20 क्या, अगर ये 2 हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा, 10। तो ये वैल्यू हमेशा कितनी रहनी चाहिए, 20 ही रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, दोनों को अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो हम लोगों ने लिखा इक्वेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम इनको इक्वेट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा म्यू टू इंटू साइन आर। अब यहाँ पे गलती ना हो तो एक ट्रिक ये है कि हमेशा हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखना है ऊपर की तरफ। तो हमने लिखा फिर ये साइन आई, फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, इस रेशियो को हम लोगों ने लिखा है, इस रेशियो को हम लोग लिख देते हैं सिंपली म्यू, या इसको लिखेंगे एन। म्यू की जगह n2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, n1 लिख सकते हैं। तो ये जो रेशियो है, ठीक है, अब ये जो रेशियो है यही डेफिनेशन हमने देखी थी सेकंड लॉ में। तो अगर हमें ध्यान से हो तो देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। एंड दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको हमने क्या बोला है, स्नेल्स लॉ। ध्यान ये रखना है कि जिस पॉइंट पर फॉल करी है लाइट, उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। पहले तो हम फर्स्ट मीडियम के लिए लिखेंगे ये इक्वेशन म्यू वन इंटू साइन आई, फिर हम सेकेंड मीडियम के लिए लिखेंगे म्यू टू इंटू साइन आर। दोनों के लिए ये वैल्यू क्या रहेंगी, कांस्टेंट। अगर पहले के लिए 20 है तो दूसरे के लिए भी ये 20 ही आएगी। ठीक है, तो अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक, अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये बोल दे कि कोई भी एक लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जहाँ पर कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना है, 5। सिर्फ उसने एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो हम लोगों को ये चीज़ कन्वेंशनली लेके चलनी है कि यहाँ पर बात वो क्या कर रहा है कि लाइट हमारी मूव कर रही है कहाँ से, रेयर से लेके डेंसर में। ठीक है, तो देखो ये जो रेशियो है यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो रेशियो है ये है डेंसर अपॉन रेयर का, और ये हमने क्या लिखा है, म्यू। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे बुक में लिखा मिलता है कि लाइट हमारी कहाँ से मूव कर रही है, लाइट हमारी मूव कर रही है फर्स्ट मीडियम से कहाँ जा रही है, वो सेकंड मीडियम में। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको सिंपली म्यू भी लिखा जा सकता है, इसको सिंपली एन भी लिखा जा सकता है, या ये 1 से लेके 2 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को क्या है, ये चीज़ हम लोगों को याद होनी चाहिए हर हाल में, और स्नेल लॉ हम किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए और लॉज हो गए हैं हम लोगों के। ठीक, अब इसमें क्योंकि आजकल सीबीएसई का थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और जब हमने मल्टीप्लाई कर दी उसकी सेम, जब वो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाएगी, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है, ये इसका प्रूफ नहीं है लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि रेक्टेंगुलर स्लैब ली, ये ली हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक, अब जब हम इसको स्कूल में परफॉर्म करते हैं तो हमने क्या करा कि ये हमारे पास एक लेज़र लाइट थी, इसका ओरिजिनल रास्ता ये है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर ये 2 जगह रिफ्रैक्शन हुआ है। अब ये रिफ्रैक्शन कैसे कैसे हुआ है और किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो देखो रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर स्लैब ये ग्लास जैसी कंचके सी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास में है, तो ये जो मीडियम है दिस मीडियम इज डेंसर। इसके ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे भी क्या है, ये है एयर हम लोगों के पास। अब देखो ये बनती किस तरह से है कि सबसे पहले इस सरफेस के ऊपर हमने एक इंसिडेंट लाइट को फॉल कराया। अब जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगी याद रखना है कि देखो पहले इसका बना देते हैं ओरिजिनल पाथ। तो ये इसको जाना तो इस पाथ के थ्रू है, ये इसका क्या है, ओरिजिनल पाथ है ये। अब जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगी, स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें हमें याद रखनी है, जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगी उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हमने रख दिया एन, एन डैश, ठीक। अब यहाँ से ये एक एंगल की फॉर्मेशन हो गई, दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। याद रखना ये लाइट का नाम क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब लाइट कहाँ से जा रही है, याद करो लाइट जा रही है एयर से डेंसर में। एयर कौन सा मीडियम है, एयर है हमारा रेयर। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक। अब ये जो एंगल की फॉर्मेशन हुई है दिस एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल। तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब देखो पहली बार लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, तो जो ये रे आई है हम लोगों के पास, ये जो रे है ये जो रे है, इस रे का नाम हो जाएगा क्या, इस रे का नाम हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखो लाइट आ गई अब इस वाली सरफेस पे, तो अब इस सरफेस के लिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या बन गई, एक इंसिडेंट रे। तो जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगी उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये कर दिया हमने एक नॉर्मल ड्रॉ, ठीक है। अब लाइट ध्यान से देखो, लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर से, अब इसको रेयर में जाना है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो हमको पता है वो शिफ्ट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ध्यान रखना है, अब चीज़ें देखो कैसे कैसे टर्म्स आएंगी कि इस इंसिडेंट रे ने जब पहली बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो ये रे कहलाई रिफ्रैक्टेड रे, और जब ये दूसरी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी तो इसका नाम हो जाएगा एमर्जेंट रे, ठीक है। और ये जो एमर्जेंट रे है और जो ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, ये हमेशा क्या रहेंगे, ये दोनों रहेंगी पैरेलल, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल है तो एंगल्स की और बात कर लेते हैं। तो देखो ये एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन गया, ये बन गया एमर्जेंट एंगल, ठीक है। एमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ एमर्जेंस, तो हमने लिखा यहाँ पर एंगल ऑफ एमर्जेंस, या इसका नाम लिख दिया हम लोगों ने एमर्जेंट रे, ठीक। अब देखो ये एंगल यहाँ पर, अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल क्या था आर। अब देखो ये वाली स्लैब की ये जो सरफेस है और ये सरफेस क्या है, पैरेलल। अगर ये आर है तो जितना ये एंगल रहा होगा उतना ही ये एंगल रहेगा। तो लेकिन ये इस सरफेस के लिए क्या है, इंसिडेंट एंगल है, तो इसको लिखा हम लोगों ने क्या, I1, और I1 की वैल्यू क्या है, आर के बराबर, ठीक। तो इसमें जो हमको कंक्लूजन लिखने हैं, कंक्लूजन ये हो जाएगा पहला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हमारा किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा एंगल ऑफ इमरजेंस के, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये याद रखना है। सेकंड हमको याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये हमारा किसके बराबर रहेगा, एंगल I1 के बराबर ही इसको रहना पड़ेगा, ठीक। तो ये कुछ इसके मेन कंक्लूजन्स थे जो कि हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो और कि ये तो हो गया हम लोगों के पास क्या, ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ के थ्रू इंसिडेंट रे को जाना था, और ये हो गया फाइनल जो एमर्जेंट का हो गया ये। अब इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला है क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। तो अगर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट में देखें तो पहली चीज़ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस, थिकनेस मतलब जो भी ग्लास स्लैब है, ये जो ग्लास स्लैब की ये जो थिकनेस है, ठीक है,
तो ये हमने टी मानी, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि ये कितना ज़्यादा डेंसर है, तो जितना ज़्यादा ये डेंसर होगा उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जितनी स्लैब की थिकनेस होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर डायग्राम हो गया है। इसमें जो जो एंगल मिसिंग है वो एंगल मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। जैसे ये एंगल क्या है आर, ये एंगल क्या हो गया हम लोगों के पास, क्या I1 हो गया। बाकी सब क्या है, प्रॉपर डायग्राम है। ये मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, और ये क्या हो गया हमारा अगेन रेयर मीडियम हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये डायग्राम भी हम प्रॉपर बना के आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कि तब जब रिफ्रैक्शन ना हो। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन में चेंज होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यानी कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, तो इसको हमने क्या बोला है, रिफ्रैक्शन। लेकिन अब क्या है कि कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो सही, लेकिन उसके डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। अब ऐसी कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन हमारी कब आती है कि सबसे पहले तो लिया हमने सेम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली, तो ये ली हम लोगों ने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि लाइट को हमें फॉल कराना है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या है कि अब यहाँ से ध्यान से सुनना है बिल्कुल, कि लाइट को हम लोग सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है, ये याद रखना कि सरफेस के साथ 90 डिग्री की फॉर्मेशन की है। ठीक, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है ये सिर्फ सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है। अब हमें पता है सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप ये होगा कि जिस पॉइंट पर लाइट फॉल करी है उसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो नॉर्मल भी कहाँ से जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखाओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, दोनों के दोनों ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया, ज़ीरो। ठीक है, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़ीरो है तो अब हम कंडीशन देखते हैं। तो देखो ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सेकंड का हो गया μ2। ठीक, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको माना हमने ए पॉइंट, तो हमने लिखा कि एट पॉइंट ए अप्लाई स्नेल्स लॉ। हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, पहला तो वो चीज था, अगर वो याद ना हो तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये लिखा कांस्टेंट। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड मीडियम के लिए μ2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने, ये लिख दिया कांस्टेंट। तो ये हो गई सेकंड। इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास आएगा μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब गलतियाँ ना हो तो पहले किसको लिखना है, हमेशा साइन आई को ही ऊपर लिखना है। तो साइन आई अपॉन क्या कर देंगे, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास क्या, म्यू। अब यहाँ से ध्यान लगाना है कि ये चीज़ हमें देखनी है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। अब देखो इस चीज़ को और क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो साइन आई कितना है, 90। ठीक, साइन आई कितना है, 90। आई 90 नहीं है यहाँ पे, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको आई मानेंगे, आई कितना है, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 0। साइन 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू साइन आर। अब साइन 0 तो 0 होता है, और ये हो गया 0 अपॉन म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू भी कितनी हो गई, साइन आर हो गया 0। अब साइन, अब आर की जगह कितना रखें,
अब ये याद रखना है कि r की जगह कितना रखें ताकि ये वैल्यू कितनी आए, 0 आए। तो अगर मैं r की जगह 0 डिग्री पुट कर देता हूँ, अगर मैं r की जगह 0 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 0 कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल भी कितना रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा। अब 0 डिग्री का मतलब क्या है कि 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये जो नॉर्मल है, जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आने वाली है, उसके बीच में जो एंगल की फॉर्मेशन होगी वो कितनी बनेगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी r कितना है, 0 डिग्री, यहाँ पे भी i कितना है, ये भी हमारा है 0 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हम लोगों के पास जब दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो ये हो गई हम लोगों के पास क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट आ गई। ठीक, अब इंसिडेंट लाइट और जिस पॉइंट पर ये फॉल करेगी उसी पॉइंट पे हमने क्या किया है, नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2। तो ये हो गया ए पॉइंट। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हम लोगों ने लिखा कि एट पॉइंट ए, यहाँ पे हमें क्या करना है, अप्लाई करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ लेना है, साइन के साथ, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस ए पॉइंट पर। सेकंड, दूसरे मीडियम के लिए भी क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। अब ये हो गया μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, ये हो गया μ2 इंटू साइन आर। अब कंडीशन क्या है कि कंडीशन हमने ये लगा रखी है कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या है, सेम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम है तो μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू। तो हमने लिखा म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो म्यू से तो म्यू कैंसिल आउट और साइन से साइन टर्म, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो जिस एंगल से आएगी तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन लाइट क्या करेगी, दूसरे मीडियम में वो एंटर कर जाएगी। तो ये हम लोगों के पास क्या थी, सेकंड कंडीशन थी। तो दो कंडीशन है जो कि हमें याद रखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये रहेगी जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, किस में, 90 डिग्री में और हमारा 0 डिग्री वाले में।